हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ अपलोड की थी जो कि थी टीयर 2 का मॉक वन। ठीक है, कल हमने उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी थी। तभी अपलोड करने के बाद हमने बताया था कि इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं आ पाएगी किसी भी मॉक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन की वीडियो बना देंगे। ठीक है, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसे उसकी एक वीडियो आ जाएगी हर मॉक की। उस वीडियो के आने के बाद जो वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हम टेलीग्राम पे दोबारा डाल देंगे। ठीक है, 10 के 10 मॉक अगर आप ये करोगे तो इस सीरीज में टोटल 10 मॉक मिलने वाले हैं। अगर ये 10 के 10 मॉक आप कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो सॉल्यूशन होगा, अगर आप उनके क्वेश्चंस को भी आप पढ़ लोगे ना, एआई पे डाल के दोबारा उनको पढ़ लोगे, सैंपल आंसर सुन के, तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी मॉक का कोई भी क्वेश्चन एआई जनरेटेड तो है नहीं, सारे क्वेश्चन हैंड पकड़े एनसीईआरटी की बुक से हैं या फिर प्रीवियस पेपर से हैं जो सीबीएसई ने केवीएस ने लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर बताऊंगा और मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। आप बस अपना मैच करते चलना, अपना स्कोर फिर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के पहले कॉम्प्रिहेंशन के। फिर इसके बाद पोएट्री है जिसके ऊपर फिर से 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसने इसकी टोन पूछे क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि आएगी डिस इल्यूजनल येट रेजोल्यूट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेटाफर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा ऑप्शन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड हिज। देखो, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आते तो हैव तो नहीं आएगा। ठीक है, ईच के साथ हैज आएगा, ईच के साथ हैज आएगा, और हैज के साथ फिर देयर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी और डी तो गलत है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ कमिटी इज एग्जामिनिंग द प्रपोजल। तो द कमिटी इज एग्जामिनिंग द प्रपोजल, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? द प्रपोजल इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कमिटी, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के सही यूज के साथ, तो ऑनेस्ट मैन के साथ आता है ए, एन आता है। ठीक है, ऑनेस्ट मैन के साथ एन, ऑनेस्ट मैन के साथ एन। आर ट्रूथ होता है कि द ट्रूथ? तो द ट्रूथ होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सी सेड आई शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो। उसने कहा कि मैं म्यूजियम शायद कल जाऊंगी। ठीक है, इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाना है, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा, देखो, शैल की जगह हो जाएगा वुड। ठीक है, तो शैल की जगह वुड, तो शैल विल वुड वुड, तो ऑप्शन सी और डी में से हो सकता है। उसके बाद जो टुमारो हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे भी ठीक है दोनों में। इसके बाद जो सैड दैट है वो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो शेड दैट, टोल्ड दैट की जगह क्या आ जाएगी? सेड दैट, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज। ये क्लोज बताना कौन सा है? द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, ये कौन सा है? ये एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, बुक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म के एरर से कौन सा बच गया है, फ्री है, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है, द मैनेजर आस्क्ड अस टू वर्क एफिशिएंटली टू कंप्लीट द रिपोर्ट एंड लीव ऑन टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्पॉट द एरर इन फॉलोइंग सेंटेंस। डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द प्लेयर्स कंटिन्यूड द मैच। अब इसमें कौन सा आंसर है? तो देखो, डिस्पाइट जो है वो प्रीपोजिशन है, उसको ना कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, तो रिप्लेस डिस्पाइट ऑफ विद डिस्पाइट, ऑप्शन बी आ जाएगा। हो गए 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हिंदी का पैसेज है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। गद्यांश में दुर्घटनाओं का मूल कारण क्या माना गया है? तो देखो, इसका मूल कारण माना जाता है असावधानी, मानसिक विकार, अहंकार, दूसरों का हट, ये नहीं, असावधानी होता है मूल कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुविधाएं व्यक्ति को स्वयं उपलब्ध हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका आंसर आ जाएगा कामनाओं की समाप्ति के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर बिना कुछ मांगे केवल अपने समीप जाने, उनके समीप जाने और समर्पण भाव से रखने से ही कृपा कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, शुद्ध मन से स्वयं को मानवता के प्रति समर्पित कर देना,
और जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना। ठीक है, यही है सच्ची प्रार्थना। इसके बाद एक पोयम है। इस पोयम के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि केवल कथन 3 सही है। कथन 3 क्या है? आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न होता है, आंकड़ों से हंसाया जा सकता है, आंकड़ों से आज़ादी में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, आंकड़ों से सच छिपाया जा सकता है। ये तीनों गलत है। पोएम के हिसाब से क्या है? आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कविता की हंसी का संभावित कारण क्या था? कवि की हंसी का संभावित कारण क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा गलत और झूठे आंकड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। आज़ादी और प्रजातंत्र, तो ये आज़ादी और फ्रीडम की बात हो रही है, तो ये रिलेटिव में रहना है। ठीक है, क्योंकि कमजोर है आप लाइन से जुड़ा हुआ था, तो यथार्थ में रहना चाहिए। 1 का 2, और आंकड़ों का वायरस हो जाएगा गुमराह रखने का हथियार। अफसोस के साथ जीना मतलब सच जानने का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे अटैच करेंगे तो 2 का 1, 1 का 2, तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने दिया है वीर गाथा काल, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मेरी कहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, मेरी कहानी के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। फिर है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा। नेक्स्ट है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, बाण से मतलब किसी चीज से, है ना, तो करण कारक आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है थोड़ा दूध दे दो। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है? थोड़ा दूध, ये तो नापना हो गया ना, परिमाणवाचक आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखो, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, खुद मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। नकल की किताबें कभी चालाक नहीं होती, इसका मतलब है हमेशा अपनी समझ से काम लेना चाहिए, दूसरे की समझ से नहीं। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद ये 31 से मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ के क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी 45 तक मैथ से ना 46 से करते हैं, ताकि ईवीएस वाला पार्ट पहले कर हो जाए, फिर मैथ्स और सब्जेक्टिव वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46। अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन डज द नेचुरल रिसोर्स लाइक टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट रिमेन अ रिन्यूएबल रिसोर्स? किस केस में रहेगा? तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, एज लॉन्ग एज इट इज हार्वेस्टेड एट अ रेट स्लोअर देन और इक्वल टू द फॉरेस्ट नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो ट्रीज, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एवरी ईयर आफ्टर द रेन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ एंड अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु plans a special welcome for the migratory bird that arrive from the mountains to the warmer parts of India. Which bird is in this true story associated with and what is the name of the town? तो ये जो असली स्टोरी है कहाँ की है, किसके बारे में बात हो रही है? तो ये ग्रे वैगटेल की बात हो रही है। ठीक है, और टाउन का नाम है वलपराई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मैच द स्पेशल आर्किटेक्चरल फीचर फाउंड इन देयर ट्रेडिशनल हाउस एंड हाउस बोट ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर के जो बोट होते हैं, हाउस बोट होते हैं या हाउसेज होते हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हमें उनको अटैच करना है। ठीक है, तो ये है खत्मबंद, ये है दब और ये मेहराब। अब ये मैच करने हैं, तो देखो जो खत्मबंद होता है ये क्या होता है? ये होता है एक वुड कार्विंग पैटर्न होता है सीलिंग पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी, तो 1 का तो हो जाएगा सी। और दाब जो होती है वो होती है हमारे एक खिड़की। ठीक है, खिड़की की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा बी। और मेहराब क्या होता है? ये जो गेट होता है ना, गेट की बात हो रही है ये। ठीक है, और ये हो जाएगा गेट, मतलब जो गेट और खिड़कियों पे जो पुराने घरों पे ना कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 49, क्वेश्चन नंबर 49। इन एन एक्सपेरिमेंट अ प्लास्टिक बॉटल विद सम वाटर इनसाइड इज squeezed and released continuously. Haziness cloud form inside only after adding a small piece of burnt newspaper. What special role does the newspaper play in this process? तो ये कह रहा है कि देखो एक प्लास्टिक बोतल ही, उसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक है, उसको बार बार मतलब स्क्वीज कर रहे हैं और फिर उसको छोड़ दे रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा, एक जलता हुआ न्यूज़पेपर का टुकड़ा उसमें डाल दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बादल बन गए। ठीक है, बादल तो मतलब एक्चुअल बादल नहीं बने, लेकिन जो धुआं होता है ना वो थोड़ा बादल की शेप लेनी स्टार्ट कर दी उसने।
तो यहाँ पे न्यूज़पेपर ने किसका काम किया है? तो यहाँ पे न्यूज़पेपर ने ना मतलब न्यूज़पेपर ने क्या काम किया है कि जैसे वो इनविजिबल डस्ट पार्टिकल, इट प्रोवाइड्स इनविजिबल डस्ट पार्टिकल अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, जिसके आसपास उसने क्या करा, वाटर वेपर ने क्लाउड बनाने स्टार्ट कर दिए। तो एक डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, उसका रोल मतलब रोल प्ले करा है उसने यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अ स्टूडेंट ट्रेवल्स ईस्टवर्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन बाय शिप। हाउ विल दिस क्रॉसिंग अफेक्ट द डेट ऑन द स्टूडेंट्स वॉच? बच्चे की वॉच पे ये कैसे अफेक्ट करेगा? तो जो स्टूडेंट होगा वो एक दिन पीछे चलेगा, मतलब वो मंडे टू संडे जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट सब्ट्रैक्ट अ डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मैच द फॉलोइंग तिनाइज लैंडस्केप फ्रॉम एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री विद देयर मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन। कुरिंजी, मुलई, मरुदम और नैदाल, इनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखो, जो कुरिंजी होता है वो तो हंटिंग एंड गैदरिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, फिर है मुलई। मुलई जो होता है वो कैटल रियरिंग में आ जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है मरुदम। मरुदम होता है हमारा फार्मिंग, ए, और ये हो जाएगा बी। तो 1 का सी, 2 का डी। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, ऑप्शन ए ही आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मैच द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म विद देयर करेक्ट मीनिंग। ठीक है, देखो, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और अहिंसा, इनको मैच करना है। तो देखो, अहिंसा तो सबको पता है ना, जिसमें हम वायलेंस नहीं करते हैं, तो रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इन एक्शन एंड थॉट टुवर्ड ऑल सेंटिनेंट क्रिएचर, तो अहिंसा का तो हो गया बी। ठीक है, अपरिहाग्र जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई भी मटेरियल चीज़ें जो होती है ना, मटेरियलिस्टिक, जैसे फ़ोन हो गया कि आईफोन लेना है, या जो भी अपनी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो उन सबको डिटैच कर देना, उनसे दूर हो जाना, उसको हम बोलते हैं अपरिग्रह। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, तो ऑप्शन ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग से स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द गाइडिंग वैल्यू ऑफ रिपब्लिक एज आउटलाइन इन द प्रेम्बल। प्रेम्बल में जो रिपब्लिक का एक्चुअल मीनिंग है उसको कौन यहाँ पे सही से बता रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द हेड ऑफ द स्टेट इन एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। तो जो स्टेट का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि मतलब बाप दादा की कुर्सी नहीं मिल जाएगी उन्हें। ठीक है, कि पापा थे तो उसके बाद बच्चा बन गया, उसके बाद उनका पोता बन गया, ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लीफ वेनेशन, रूट टाइप एंड सीड्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज साइंटिफिकली करेक्ट फॉर नेचुरली अकरिंग डाइकोटिलेडनस प्लांट लाइक अ चिकपी? ठीक है, देखो, ये कह रहा है कि जो हमें एक लीफ वेनेशन देखनी है, रूट टाइप देखना है और सीड्स देखना है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में। अब फिर उसके हिसाब से बताना है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट सिस्टम और टू कोटिलेडन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फार्मर से लेके कंज्यूमर तक आने में उसे हम फूड माइल्स कहते हैं। वाई इज इट इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फूड माइल? तो इस डिस्टेंस को कम करना इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मतलब किसान से लेके हमारी थाली तक जो खाना आता है, ठीक है, उसके डिस्टेंस को हमें कम करना क्यों ज़रूरी है? इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा इट कट डाउन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पॉल्यूशन वाइल सपोर्टिंग लोकल फार्मर। देखते हैं, पॉल्यूशन कम करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और लोकल फार्मर को सपोर्ट मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डू हिस्टोरिकल सील्स टिपिकली कंटेन दैट गिव्स अस क्लूज अबाउट द लाइव्स, बिलीफ एंड सोशल पोजीशन ऑफ एंशिएंट इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अ पिक्चर सिंबल अलोंग विद द सम रिटन टेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विच ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश, was originally used as a stencil for rangoli and is now intricately cut out of paper? अब इसमें एक क्या हो रहा है, कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट है ये मथुरा की? तो ये आ जाएगी हमारी सांजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर द फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ एजिलिटी? एजिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? सिट एंड रीच टेस्ट, 800 से 1500 मीटर रन टेस्ट, पुशअप्स, या 4 इंटू 10 मीटर शटल रेस? तो इसमें 4 इंटू 10 मीटर की जो शटल रन होती है ना, कि एक कौन यहाँ पे रखा है, कौन यहाँ पे रखा है, और वो 4 राउंड मारते हैं, ठीक है, उसको हम एजिलिटी के लिए लगाते हैं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विच अवार्ड इज गिवन टू द वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट? स्पोर्ट्स पर्सन जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिलता है, ठीक है, 2002 से ही स्टार्ट हुआ है, क्या है ये? है ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट है द वर्ड कैलिस्थेनिक ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज रेफरिंग टू फ्री एंड एक्सरसाइज परफॉर्म टू द बीट ऑफ ड्रम?
तो ड्रम के बीट में जो फ्री हैंड में एक्सरसाइज करते हैं, तो कैलिस्थेनिक्स वो किस लैंग्वेज से आया है? तो कैलिस्थेनिक्स आया ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसमें हमारे 15 क्वेश्चन तो बचे हैं मैथ से, ठीक है, 31 से 45, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम मैथ से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 31 था वो ये है कि एन octagon हैज 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रीजनिंग है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रीजनिंग है ना वो तो सही है, ठीक है, कि एक रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी भी साइड्स होती हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसमें होती है। अगर ऑक्टागन की बात करें तो ऑक्टागन की 8 साइड्स तो होती हैं, लेकिन क्या उसमें 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सिर्फ ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन नहीं लिखा है, इसलिए रीजनिंग सही है, एजर्शन गलत है। तो आंसर तो इसका आ जाएगा आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, ये रहा ऑप्शन बी आ जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज है, रेगुलर पॉलीगॉन और नॉर्मल पॉलीगॉन, मतलब सिर्फ पॉलीगॉन ही लिख देता हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पॉलीगॉन में साइड्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रेगुलर होने के लिए इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, मतलब जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस हो तो साइड्स इक्वल होगी, और दूसरा इक्वी एंगुलर होगा, इक्वी एंगुलर, उसके जो तो एंगल्स होंगे ना, इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सारे सेम होंगे, इक्वल एंगल्स, ठीक है। पॉलीगन में ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज हो सकता है। अब जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी ट्रायंगल है। अब इन सब में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस की जगह पे इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, वो हमारा रेगुलर ट्रायंगल होगा, रेगुलर ट्रायंगल, और बाकी हमारे रेगुलर ट्रायंगल नहीं होंगे, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो हमारे रेगुलर ट्रायंगल नहीं होंगे। रेगुलर ट्रायंगल की बात करेंगे तो आ जाएगा इक्विलेटरल, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन और पॉलीगॉन में ये डिफरेंस होता है, रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन था तो वो तो सही है, तो रीजनिंग सही है, लेकिन एजर्सन में ऑक्टागन लिखा था तो रेगुलर ऑक्टागन नहीं लिखा था, इसलिए ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इनको चेक करने के लिए ना यूलर्स का फॉर्मूला होता है, यूलर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो देखो, वर्टेक्स 4 माइनस 6 फेस, एज हो गया 6 प्लस फेस है 4, 4 4 8 माइनस 6 2, तो 2 ही आ रहा है, ठीक है, तो ये तो है। फिर ये वाली बात करें तो देखो, फेस हो गए 8, 4 12, नहीं 8 माइनस 6 6 ना, 8 प्लस 6 माइनस 12, ये भी 2 ही आ रहा है। इस वाले की बात करें तो फेस हो गए हमारे 12, वर्टेक्स हो गए 20 और एज हो गए 30, तो 12 20 32 माइनस 30 2 आ रहा है। ये वाले की बात करें तो 6 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 4 आ रहा है, ये तो 2 नहीं आ रहा, तो ये फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अ 4 डिजिट नंबर 4b a5 इज डिविजिबल बाय 55। तो 55 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, वो 5 से भी डिविजिबल है और वो 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 5 की डिविजिबिलिटी तो होगी क्लियर। अगर 11 से डिविजिबल है तो 4b a5, ठीक है, एक तो पेन चेंज कर लेता हूँ, 4 प्लस ए, इन दोनों का जो ऐड है और इन दोनों का जो ऐड करके डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या माइनस 11 होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, 4 प्लस ए माइनस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 11 या माइनस 11 आना चाहिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 11 या माइनस 11 आना चाहिए। तो ए माइनस बी क्या आना चाहिए, 1 या फिर 11 और 1 12 या फिर माइनस 10, ठीक है। तो देखो, ए माइनस बी इजक्वल टू 1 तो हो सकता है, चांसेस है। ए माइनस बी इजक्वल टू 12 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैक्सिमम 9 में से 8 ही घटा सकते हैं और फिर 9 में से 1 घटा सकते हैं, तो सिंगल डिजिट आंसर आएगा, 12 नहीं हो सकता, और ए माइनस बी इजक्वल टू माइनस 10,
ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 1 आएगा। हमारे ऑप्शन में क्या निकालना है, ए प्लस बी। अगर ए है बी प्लस वन, ए प्लस बी क्या होगा, तो 2b+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं बी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, क्योंकि 6 और 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो 13 पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं 5, 7, 8, 10, तो इनका ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11। अब उससे ऊपर तो बड़ा ही नंबर जाएगा। अब इन दोनों से देखो ए प्लस बी इक्वल टू 5 और 7 दोनों आ रहा है, तो ये आंसर भी पॉसिबल है और ये आंसर भी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप दोनों में से कोई भी लगाओगे, दोनों पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी इसके दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रैक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। ये कह रहा है कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों फ्रैक्शन से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। कैसे गलत है, अगर हम 1/2 की 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, पर 1/6 ना 1/2 से बड़ा होता, ना 1/3 से, तो ये तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। सेम इसने अब इम्प्रॉपर के लिए बोल दिया है, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 3/2 की मल्टीप्लाई करें अगर 5/4 से, तो ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, और जो 15/8 है ये दोनों से बड़ा है, 3/2 से बड़ा है, 5/4 से भी बड़ा है, ऑप्शन बी तो सही है। नेक्स्ट है 1/7 एंड 7/4 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/1, ना कि 7/4, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी ट्रू है। तो इसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली ऑप्शन बी, तो ओनली बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1845, 1485 एंड 33। ठीक है, तो एलसीएम है 1485 और एचसीएफ है 33। ठीक है, नेक्स्ट ये है इफ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31 द क्वोशिएंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 18। तो जो पहला नंबर है, देखो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि देखो ये जो डिविडेंड होगा वो क्वोशिएंट डिवाइजर रिमाइंडर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो रिमाइंडर, तो ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है और रिमाइंडर दिया है, इनको कर दो, तो यहाँ पे क्या एक नंबर आएगा, वन नंबर आ जाएगा, नंबर वन क्या आएगा, 31 × 9, 31 × 9 प्लस 18। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये जाएगा 279 प्लस 18, ये हो जाएगा 297। तो अगर एक नंबर 297 है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर अगर हमारा सेकंड ही रख देते हैं और ये हो जाएगा 297 इज इक्वल टू 1485 मल्टीप्लाई 33। 297 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, जब हम इसको सोल्व करते हैं तब ये आ जाएगा हमारा 165। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 165, तो 165 ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 400 मीटर, पेरीमीटर 400 मीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160 मीटर, एरिया बताना है। तो देखो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है कि जो एंगल है वो सिर्फ वो होता है, मतलब शेप थोड़ी टेढ़ी होती है और होता वो स्क्वायर की तरह का ही है ना। तो अगर इसका पैरामीटर 400 है तो चारों साइड 100 की हो गई। ठीक है, पैरामीटर की वजह से चारों साइड 400 की हो गई। अब एक डायगोनल जो है वो है 160 मीटर। ठीक है, डायगोनल वन हो गया 160 मीटर। अब ये कह रहा है एरिया निकालना है इस फील्ड का। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू ये आ जाएगा हमारा डायगोनल वन। ठीक है,
मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये हो जाएगा। अब इसके लिए डायगोनल 2 निकालना है। अगर डायगोनल 1 हमारा 160 है तो हाफ डायगोनल 1 हो जाएगा, हाफ डायगोनल 1 हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखो ये डायगोनल 1 है, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे हम, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये टोटल 160 का था तो ये 80 का और ये 80 का, ये मान लेते हैं x, तो इस ट्रायंगल में रखेंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6400, तो ये आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा 60। तो हाफ d2 60 है, तो पूरा d2 क्या हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया एरिया, ठीक है। ये इससे काट देंगे, 60 आ जाएगा, 16 6 96, 20 9600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ शॉपकीपर सेल्स अ टॉय फॉर 1020 रुपये, इफ द प्रॉफिट इज मेड 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज। अब देखो इसमें सॉल्व क्या करना है, देखो एसपी जो होता है वो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ सीपी, यही होगा, ठीक है। सिंपल बेसिक तरीके से जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100% होगा, ये 20%, तो ये होगा 120% ऑफ सीपी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.20, ठीक है, इंटू सी पी इजिकल टू एस पी, ये हो गया। अब एस पी इन्होंने दे दिया 1020, डिवाइड करेंगे 1.20 से, क्या आ जाएगा सी पी, यहाँ से ये हट जाएगा इंटू 100, 10 से 10 गया, ठीक है, 10200 अपॉन में 12, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 850, ठीक है। तो सी पी आ गया हमारा 850। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इफ x is subtracted from each of 26, 24, 56 and 49, then the numbers obtained in this order are in the proportion, in this order are in proportion, ठीक है। the value of 2x minus 6 upon 2 निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम इनका प्रोपोर्शन बनाना है ना, तो 26 माइनस एक्स अपॉन में 24 माइनस एक्स, ये हो गया, इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स अपॉन में 49 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस का मल्टीप्लाई करके आएगा सब 26 माइनस एक्स और 49 माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स और 24 माइनस एक्स, ये आएगा। इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा ये वाला सोल्व करके आएगा 1274 माइनस 75x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1344 माइनस 80x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सोल्व करके ये आएगा 5x इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 75 इधर आ जाएगा, तो माइनस 80 प्लस 5 ये आ जाएगा, माइनस 75 प्लस 80 5x, और ये हो जाएगा 1344 माइनस 1274, तो 5x इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 70, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14। अगर x इक्वल टू 14 है तो इन्होंने पूछा है 2x माइनस 6 अपॉन 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन में 2, तो 14 दूनी 28 माइनस 6 22 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक रेक्टेंगल के पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो सही बात है, एक हॉरिजॉन्टल होती है एक वर्टिकल, अगर ये रेक्टेंगल है तो एक हॉरिजॉन्टल होती है एक वर्टिकल होती है। रीजनिंग क्या है, सिंस एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो 2। देखो ये फॉल्स है, पैरेललोग्राम में 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होना उसको 2 लाइन देना नहीं बनाता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में कितनी होती है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए सी 169 है और बी सी 120 है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी है, लाइन सीधी नहीं है, ठीक है। देखो एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो ए बी सी, अगर ए सी 169 है और बी सी 120 है,
ए बी की लेंथ पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम सीधी सीधी लगेगी, तो ये हो जाएगा 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 28561 माइनस 12 का स्क्वायर 144 00। ठीक है, ये सोल्व करके आएगा 14161 और ये होता है 119 का स्क्वायर। ठीक है, तो 119 आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर रिटन ऑन पेपर स्लिप एंड इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो हर स्लिप में एक एक लेटर लिखा होगा। वन स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। अब देखो इसमें वोवेल कितने हैं और टोटल लेटर्स कितने हैं। तो अगर हम इसमें टोटल लेटर्स की बात करें तो एक एम है, एक ए है, टी है, एच है, ई है, एम है, ए है, टी है, आई है, सी है और एस है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ये ना। हाँ, तो देखो चार, चार आठ और तीन 11, तो टोटल हैं 11। वोवल कितने? एक, दो, तीन, चार। वोवल है चार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/11। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इफ 504 इक्वल टू 2 की पावर पी 3 पावर जी 7 की पावर आर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 504 को सोल्व कर लो। ठीक है, दो से सोल्व करेंगे तो टू टू जा 4, 10, दो पंजे 10, दो तीन 4। दो से करेंगे 126, दो से करेंगे 63, तीन से करेंगे 21, थ्री से करेंगे 7 और 7 करेंगे 1। ठीक है, तो 504 क्या हो गया? दो की पावर एक, दो, तीन, दो की पावर तीन, तीन की पावर दो और सात की पावर एक। और इन्होंने लिखा था 504 क्या है? इन्होंने लिखा था पी जी और आर। दो की पावर पी जी और आर। यहाँ से क्या आ रहा है? पी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 1। क्या पूछा इन्होंने? जी नहीं, क्यों है वो। अच्छा, ये क्यों होगा, जी नहीं है। ठीक है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो ये क्यों है। ठीक है, ये हो गया क्यों। अब देखो इन्होंने पूछा 2p प्लस क्यू। 2p मतलब 6 प्लस क्यू मतलब 2 माइनस आर, आर मतलब 1। ठीक है, 6 दो 8 माइनस 1 7 आ गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:4। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो है रेशियो 1:4। ठीक है, अब इसका पूछा नंबर ऑफ साइड्स कितनी। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। देखो पहले तो एक्सटीरियर और रेशियो इंटीरियर इन्होंने दिया 1:4 और इन दोनों को ऐड करके आता है 180 डिग्री। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर ऐड करके 180 आएगा। एक्सटीरियर कितना हो गया? एक्सटीरियर हो गया 1/5 इंटू 180, ये हो जाएगा 36 डिग्री। और इंटीरियर हो जाएगा 4/5 इंटू 180। ठीक है, ये आ जाएगा 30 चौक एक 20, 6 चौक 24, 144 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 144 डिग्री इंटीरियर का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कैसे पता करेंगे हम? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आती है देखो, टोटल जो 360 डिग्री है अपॉन में जो एक्सटीरियर का एंगल आ रहा है कितना आ रहा है 36। ठीक है, इससे आ जाएगी नंबर ऑफ साइड्स 10। और 10 साइड, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ साइड्स, आ गया 10। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 188 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 1625। ठीक है, एरिया दे दिया, पेरीमीटर दे दिया। तो देखो डिस्टेंस दे दिया पैरेलल साइड्स के बीच में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ट्रेपेजियम जो होता है, ठीक है, उसमें अगर मान लो इनको मान लेते हैं एक्स वाई, इसको मान लेते हैं ए बी और ये हो गया एच। ठीक है, तो एरिया जो होगा वो एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, एरिया दे दिया इन्होंने 1625। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच कितना दे दिया 25। हाइट भी दे दिया, ए प्लस बी निकलना है अब। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी आ जाएगा। देखो 1625 इंटू दो कर दो 163250 अपोन में 25, यही तो आएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा हमारा 2500 2500 एक 25 या 75
और 0। ठीक है, ये हो गया 130 आएगा। अब देखो, पैरेलल साइड को जोड़ के आ रहा है 130। पैरामीटर इसने बोला था 188, तो पैरामीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। ए प्लस बी 130, ये है 188, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 58। ठीक है, एक्स और वाई कितना आ गया, 58। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रन, इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीहेड्रन है। ठीक है, तो वो होता है जिसके सारे फेस हो ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और उसके सेम नंबर ऑफ फेज होते हैं वो हर वर्टेक्स पे, मतलब हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस होंगे। तो देखो क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। ठीक है, और हर वर्टेक्स पे, हर कोने पे 3 फेस होते हैं। तो ये तो रेगुलर पॉलीहेड्रन है, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, क्यूबॉइड नहीं है, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। ये हो गए 45 क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखो ईवीएस के जो थे 46 से 60 वो हम कर चुके हैं। अब जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में एक लेटर था जो लिखना था मैं, तो ये उसका सैंपल लेटर्स लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में वर्कशॉप लिखनी थी, वो लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 63 में एक प्रेस रिलीज था, तो प्रेस रिलीज लिख दिया। देखो कई बार क्या होगा, इसमें ना फॉर्मेट में इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो प्रेस रिलीज बीच में लिख देंगे, इसकी जगह हम फॉर इमीडिएट रिलीज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक डेट आएगी, डेट के ऊपर नीचे लाइन छोड़नी है। फिर केवीएस रीजनल ऑफिस अनाउंसेस विनर ऑफ, जो हेडिंग होगी, फिर दिल्ली और मार्च ये डेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेट मेंशन कर रहे हो तो जरूर नहीं है यहाँ पे डेट मेंशन करनी, आपकी चॉइस, आप कर भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा भी लिख सकते हो कि मार्च 14 2026, ये डेट यहाँ पे भी लिख सकते हो एक बार और नीचे भी। ठीक है, फिर कंटिन्यू करोगे आप, ये प्रेस रिलीज हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डेजिग्नेशन हो गया, फिर इसका ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, नाम नहीं था क्वेश्चन में तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा दिया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो ये 4 काल थे और इनकी विशेषताएं लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में हिंदी साहित्य की गतिविधियों में कहानी और उपन्यास में जो डिफरेंस बताना था, तो वो लिखते, देखो परिभाषा लिख दी, मेजर एलिमेंट्स बता दिए, उनमें अंतर बता दिया और दो दो रचनाएं बता दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, रोड साइंस आर एसेंशियली द लैंग्वेज ऑफ रोड, दे प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू इंश्योर एवरीवन मूव सेफली एंड एफिशिएंटली। इसके बाद 4 इन्होंने स्टॉप साइन बोले थे हमें करने के लिए, तो 1 2 3 और 4, और फिर इनका इंपॉर्टेंस बता दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन का फिर हिंदी में भी बता दिया थोड़ा सा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 था, तो आयुर्वेदा व्यूज फूड एड्स वाला, जिसमें हमने हित बुक, मित बुक और कल बुक, ये तीनों लिखे हैं। ठीक है, हित बुक, मित बुक और काल बुक। हिंदी में इसको एक्सप्लेन पूरा नहीं किया है, आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखो इसमें जब ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट आता है, तो इसमें जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आंसर करने हैं, जो हिंदी वाले क्वेश्चन है लैंग्वेज के, वो हिंदी में आंसर करने हैं। ईवीएस वाले, योगा वाले, वो वाले क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो उनको। अब देखो इसमें सब्जेक्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चन है जो मैथ्स के हैं। ठीक है, वो अभी सोल्व कर लेते हैं। 65, ये रहा, 66, 67 और 68, ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद तो बाकी के आंसर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। थ्री रनर्स टेक 40 48 60 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक। तो सपोज करो एक ट्रैक है, ठीक है, जिसको कंप्लीट करने में 3 रनर्स को, एक को टाइम लगता है 40, एक को 48 और एक को 60 सेकंड्स। ठीक है, इतनी सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट तो एलसीएम ही निकालना है, 40 48 और 60 का। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 20 24 और 30, 2 से कर लेंगे 10 12 15, 2 से ही करेंगे 5 6 15, 5 से करेंगे 1 6 3, 3 से करेंगे 1 2 1 और 2 से करेंगे 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 3, 5 या 15 इंटू 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 15 240। ठीक है, एलसीएम तो आ गया 240 हमारा, पहला पार्ट खत्म। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी सेकंड के बाद, तो जो एलसीएम है वही होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो जाएगा, 240 सेकंड्स। मिनट आप पूछेगा तो ये हो जाएगी 4 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी राउंड्स विल ईच हैव कंप्लीटेड, तो 240 सेकंड में
सबने कितने राउंड पूरे करोगे? तो 40 सेकंड वाले ने तो कर लेंगे 6 राउंड, 48 सेकंड वाले ने करेंगे 40 में 5 राउंड, और 240 अपॉन में 60 सेकंड वाले ने करेंगे 4 राउंड। ठीक है, तो 6 5 4 राउंड इन्होंने पूरे कर लिए होंगे। इफ दे स्टार्ट एट 10 AM, एट व्हाट टाइम डू दे मीट फर्स्ट मीट अगेन? ठीक है, 4 मिनट बाद मिल रहे हैं। अगर 10 AM पे स्टार्ट हो रहा है तो 4 मिनट बाद क्या टाइम हो जाएगा? 10 4 AM। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, चारों पार्ट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अ रूम 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर हैज 2 विंडोज, 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर एंड 1 डोर, 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये कमरा है। 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ विंडो और डोर का निकालना है, एरिया पेंट वाला एरिया और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। 4 चीजें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें तो ये आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये होता है। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर है। ठीक है, 10 प्लस 8, ब्रेथ 8 हो गई और हाइट हो गई 4, ये हो गया। तो 2 4 8 इंटू 18, 18 अट्ठे, ये हो जाएगा 144, 144 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। दूसरी बात करें एरिया ऑफ विंडोज एंड डोर, तो एरिया ऑफ विंडो, कितनी विंडो है? 2 विंडो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया क्या आएगा? तो 2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यही आएगा, इसका दुगना हो जाएगा 3 मीटर। और एरिया ऑफ डोर की बात करें अगर, तो डोर तो एक ही है, तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया इनका कितना हुआ? 3 + 2 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर पूछा एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड कैसा आएगा? 144 माइनस 5, 139 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लिख देना एरिया ऑफ वॉल्स माइनस एरिया ऑफ विंडो एंड डोर। ठीक है, 139 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो ये निकल जाएगा 139 मल्टीप्लाई 45। इसको करेंगे तो 139 की पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 139 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 4 9 36 अच्छे कैरी 3, चढ़ते बारह 3 15 5 कैरी 7 4 5 55 60 और ये 5 9 5 45 को 5 कैरी 4 5 से 15 4 19 कैरी 5 5 और एक 6, ये हो गया। इनको ऐड कर लो 5 9 6 15 5 कैरी 1 5 6 6 12 2 कैरी 62 55, ये आ गया इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, चारों पार्ट हो गए। ये हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखो चार वॉल का एरिया निकालना था, तो लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, 144 आ गया। विंडो का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड, उसकी मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि 2 विंडो थी, 3 मीटर स्क्वायर, डोर का 2 मीटर स्क्वायर, टोटल आ गया 5 मीटर स्क्वायर। एरिया टू बी पेंटेड, तो दीवार पे से खिड़की और इसका दरवाजे का एरिया निकाल देंगे 139 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग का कॉस्ट दे रखा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, एक्स निकालना है, चारों एंगल बताने हैं, फिर बताना एबीसीडी पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो क्यों है, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है देखो, सबसे पहले अगर हमें एक्स निकालना है तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर के जो भी एंगल्स होंगे सबको जोड़ के कितना आएगा? 360। तो 3x + 10 प्लस 2x + 20 प्लस x + 30 प्लस 4x इक्वल टू 360 आएगा। तो 4 1 5 और 2 7 3 10, 10x 10 30 60 प्लस 60 इक्वल टू 360। तो 10x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 30, x की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट पार्ट, ऑल 4 एंगल्स, तो सब में रखेंगे तो a कितना हो गया? 30 या 90 और 10 100 डिग्री। b कितना हो गया? 30 दूनी 60 और 20 80 डिग्री। c कितना हो गया? 30 + 30 60 डिग्री। और d कितना हो गया? 120 डिग्री। चार एंगल आ गए, इसमें वैल्यू पुट करके। थर्ड कह रहा है, इज एबीसीडी अ पैरेललोग्राम, क्या एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है या नहीं है? तो देखो, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अ पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होना चाहिए और एंगल बी एंगल डी के बराबर होना चाहिए।
जो कि नहीं है तो ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो लिखना नॉट अ पैरेललोग्राम। रीजन भी मिल गया। लास्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा है। ठीक है, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करके देखें हम तो ये आएगा 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल डी को ऐड करके देखें तो ये आएगा 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो उसका मतलब AD और BC पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, AD और BC पैरेलल है, और ये पैरेलल है तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल है। ठीक है, ACBD तो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, आंसर हो गया, और 69-70 का आपको आंसर मिल चुका है। तो अब तैयार हो जाना अगले मॉक के लिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन रही हो वो आप टेलीग्राम पे डाल देना। आपका स्कोर जो भी है अपना स्कोर आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में यहीं पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल नए मॉक के साथ।